विनेश की चर्चा है और हो सकता है अंदरूनी कोई बात चल भी गई हो। अगर वो आती है तो एक मजबूत उम्मीदवार है। कांग्रेस के सारे लोग पार्टी की टिकट पर जीतना चाहते हैं। अपनी फॉलोइंग या अपना जो काम है ना, अपना जो वर्क है वो उनके पास बताने के लिए नहीं है। तो जहां तक जसपा की बात है, जसपा अपना पुराना परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाएगी। दीप फोगाट जो 2019 का चुनाव छोड़ गए ने, वो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, या आप यूं कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती उससे भी माहौल बना है। और जिस पार्टी की कुछ संभावनाएं ज्यादा होती है उसके टिकटार्थी भी ज्यादा ही होते हैं। कोई मजबूत आदमी जो सरकार के चीफ मिनिस्टर के नजदीक हो जी, वो चीफ मिनिस्टर को मैनिपुलेट करे अपनी बात, और सरकार लेवल पर केंद्र सरकार से बात करके ये बात बने। नमस्कार, आप सब साथियों का खबर का घाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ प्रदीप साहू। आज हम चरखी दादरी की राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बार मैंने एक कोशिश की कोई एक अच्छे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक मिले, तो आज हम आपसे बात रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रमेश तक्षक जी। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। बहुत बार मैंने कोशिश की आपसे मिलने की, आपसे फ़ोन पर बात करने की भी, कभी आपको समय नहीं लग पाया तो कभी मुझे भी नहीं लग पाया, तो कहीं ना कहीं मैं सोचा कि आज मिल ही गए आप। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इतनी कोशिश करी, धन्यवाद इसके लिए आपका। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है, कोई अपने आकाओं के पास जा रहा है। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, अपना चरखी दादरी विधानसभा की बात कर लेते हैं जी। तो जो नेता लोग हैं, कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है, कोई कहीं पर है, कोई आकाओं के पास जा रहा है। तो इस बार क्या लगता है आपको, चरखी दादरी विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं साहू साहब, ज्यादातर मुद्दे स्थानीय होते हैं, यहाँ राज्य स्तर के भी होते हैं, और दादरी का जो चुनाव है वो तो विशेष होता है। और मैं ये मानता हूँ हमारे जो दादरी और बाडड़ा है उसके मतदाता बड़े परिपक्व हैं, और दादरी के जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी मैं थोड़ा परिपक्व ही मानता हूँ जी। तो ठीक है, मुद्दे तो सरकार के अपने मुद्दे होते हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे होते हैं, और यहाँ अनेक जो है फैक्टर काम करेंगे मुद्दों से के अलावा। सबसे महत्वपूर्ण तो बात टिकट आवंटन की होगी, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देती है। हम तो एक देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी के तो 26 उम्मीदवार हैं, जो एक लिस्ट सामने आई है। मेरे को तो किसी ने 36 भी बताया। 36 सॉरी, जो लिस्ट है उम्मीदवारों की 36 की ये लिस्ट है। इससे एक मोटे तौर से अनुमान लगता है कि इन जनरल कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, या आप यूं कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती उससे भी माहौल बना है। और जिस पार्टी की कुछ संभावनाएं ज्यादा होती है उसके टिकटार्थी भी ज्यादा ही होते हैं जी। तो स्वाभाविक है कांग्रेस की ज्यादा होने ही थे यहाँ। और फिर जो कांग्रेस ने एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला जो लगाया है ना, उससे हमें ये पता चल गया 36 है। दूसरी पार्टीज में जैसे भाजपा है उसने इस किस्म का नहीं किया, तो हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है कि वहाँ कितने लोग प्रयासरत है। बिल्कुल हो सकता है वहाँ इससे भी ज्यादा हो। कुछ होर्डिंग्स भी लग रहे हैं, लोग जो कैंपेन भी कर रहे हैं, तो उससे भी ये लग रहा है कि भाजपा में भी कम नहीं है प्रत्याशी। ना बिल्कुल नहीं, भाजपा सरकार में है, सत्ताधारी पार्टी है, मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों में ही है हरियाणा में, तो स्वाभाविक उसमें भी होंगे। ये तो है, होल्डिंग से क्या वैसे भी पता ही है सबको। बिल्कुल। राजदीप फोगाट को तो जेजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देखो, जहां तक जसपा की बात है, जसपा अपना पुराना परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाएगी, और राजदीप फोगाट पहले भी विधायक रहे हैं, और राजदीप फोगाट जो 2019 का चुनाव छोड़ गए ने, वो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो जसपा जहाँ तक मेरा विचार है दादरी में फाइट में नहीं है।
आईएनएलडी का तो मेरे हिसाब से बसपा के खाते में आ गई है चरखी दादरी की। कोई आ जाओ, बस वो उसका मैं मुख्य मुकाबले में मान के नहीं चलता। दादरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही रहेगा। मतलब मुकाबला आर पार का, आमने सामने आमने सामने का मुकाबला है। वो तो अब प्रत्याशी पर भी डिपेंड करेगा, कौन प्रत्याशी हुआ पार्टी का, तो उससे भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि पिछली बार जैसे भाजपा ने सोमवीर को टिकट नहीं दी जी, वो बागी होकर मैदान में आ गए और जीत भी गए। इसी प्रकार किसी कदावर नेता को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है और वो मैदान में बागी होकर आ जाता है, तो वो समीकरण 19-20 करता है। तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी एक और चर्चाएं चल रही थी, शायद विनेश फोगाट को दादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी उतार सकती है, लेकिन इसमें ना तो अभी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया आई है और ना ही विनेश की तरफ से। तो अगर विनेश फोगाट चरखी दादरी में आती है तो किस तरह के समीकरण हो सकते हैं? दो चीजें हैं जी। कांग्रेस पार्टी में कई बार देखा गया है, आपने भी देखा होगा, जब टिकट का आवंटन होता है तो कई बार ऐसे चेहरों को दे दी जाती है जो चर्चा में भी नहीं होते। जी। तो विनेश की चर्चा है और हो सकता है अंदरूनी कोई बात चल भी गई हो। अगर वो आती है तो एक मजबूत उम्मीदवार है। तो पिछला हम रिकॉर्ड देख रहे थे, यहाँ के प्रत्याशियों का भी देख रहे थे, यहाँ जितने भी एमएलए हुए हैं जो कि मेरी नॉलेज में है, जो एक चुनाव जीत गए और बीच में कोई भी एक चुनाव मिस हो गया तो शायद उसके वर्कर भी दूर होने लगे, तो कुछ इस तरह का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, राजनीति में जो लीडर है चुनाव छोड़ जाता है ना, उसमें नुकसान होता है उसको, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं ना वो दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो नुकसान होता है, निश्चित तौर से होता है। तो दादरी की अगर मान ले पूरी स्थिति अगर देखी जाए अब तक की, यहाँ पर जो मैंने खुद भी देखा है, सांगवान वर्सेस फोगाट के बीच में होता रहता है मुकाबला। भाई कोसीय पार्टी हो चाहे निर्दलीय हो या फिर वैसे हो, सांगवान वर्सेस फोगाट, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि फोगाट और सांगवानों में ही यहाँ प्रत्याशी हैं। देखो, दो चीजें मैं बताऊँ, यहाँ सांगवान वर्सेस फोगाट मैं नहीं मानता होता है कभी। मास्टर हुकम सिंह 3 बार यहाँ ऐसे एमएलए रहे और वो फोगाट गोत्र से थे जी। आप देखोगे कि वो तीनों ही बार सांगवान के गांव से जीत के आए जी। तो आप कैसे मानोगे, जबकि तीनों ही बार उसके खिलाफ सांगवान गोत्र से थे जी। तो अगर ऐसी बात होती तो सांगवान गोत्र का उम्मीदवार जीतना चाहिए था, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, गांव ज्यादा है। तो इस किस्म की बात मुझे नहीं लगती। लेकिन एमएलए तो फोगाट और सांगवान ही बने हैं लगभग। वो हाँ, वो क्या है, पार्टियों का ये मानना होता है कि सांगवान बेल्ट है या फोगाट बेल्ट है और कोई तीसरी खाप मजबूत है नहीं यहाँ, तो वो टिकट ही यहाँ मिलती है लोगों मुख्य पार्टियों की, तो स्वाभाविक यहीं से बनेंगे। इन दो खापों के अलावा आप मुझे बताओ कौन सी पार्टी ने टिकट दी है? जी। मुख्य जो पार्टी है वो टिकट ही वहाँ दे रही है, तो स्वाभाविक वही बनेंगे। लगातार हम देख रहे हैं, लोगों से भी बातचीत की है, यहाँ मुद्दे बहुत हैं। एक मुद्दा जो कि मेरी पत्रकारिता लाइन में आने के बाद में मैंने खुद भी देखा है, सीसीआई का मुद्दा। तो कोई भी प्रत्याशी दादरी विधानसभा में आता है तो सीसीआई का मुद्दा अहम होता है। तो इस मुद्दे को लेकर आज तक वो समाधान नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इस बार ये लगता है कि भी सीसीआई मुद्दा जो है वो रहेगा और उसका कुछ समाधान कोई आ सकता है। अभी जो भी एमएलए बने वो कर सकते हैं। दो चीजें मैं बताऊँ आपको। पहली बात तो ये एमएलए के लेवल की बात नहीं है, ये हरियाणा सरकार के लेवल की बात है। कोई मजबूत आदमी जो सरकार के चीफ मिनिस्टर के नज़दीक हो जी, वो चीफ मिनिस्टर को मैनिपुलेट करे अपनी बात और सरकार लेवल पर केंद्र सरकार से बात करके ये बात बने। और पीछे जैसे जितने भी आप एमएलए रहे हैं उन्होंने प्रयास तो किए जी, लेकिन स्टेटमेंट तक प्रयास की, इसको फॉलो अप शायद बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएगी। तो हरियाणा सरकार जब रुचि लेगी ना उसके बाद बात बनेगी। सरकार में एमएलए भी रहे हैं, बहुत से मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के नज़दीक भी रहे, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं। उसका कारण है जी, एक तो आपने असेंबली में उठ के खड़ा कह दिया, आप स्टेज पे कह दिया, चीफ मिनिस्टर आया उसके सामने कह दिया, वो अलग बात है। उसको सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली उसको फॉलो अप करना,
चीफ सेक्रेटरी तक जाना, चीफ मिनिस्टर से जाना, सरकार लेवल पर कोरेस्पोंडेंस करवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। हाँ, तो इस किस्म की बातें दोनों सरकारों से मिलके होंगे। कोई सक्षम एमएलए हो ना इन चीजों को बारीकी से समझता हो और एक इसको मिशन के तौर पर लेके चले, तब बात बनेगी। तो फिलहाल दादरी विधानसभा में आप देख रहे हैं सभी पार्टियों के नेता हैं वो लगातार फील्ड में भी डटे हुए हैं। हाँ। टिकट लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो फिलहाल मोटे तौर पर अगर देखा जाए दादरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का प्रत्याशी आप मानते हैं कि ये प्रत्याशी सही ढंग से हो सकता है? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? किसी भी पार्टी का भी प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए? मैं जैसे मैं कांग्रेस की सूची मैंने देखी थी जिन्होंने जो अप्लाई किया है। बीजेपी का तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन मुख्य तौर से तो उनका भी पता है कि ये प्रयासरत है जी। तो कांग्रेस की तो एक विडंबना रही है जी। कांग्रेस में नेता है, वोटर हैं जी। कार्यकर्ता की बड़ा डेजर्ट है, बड़ा मरुस्थल है कार्यकर्ताओं का। और जितने भी प्रत्याशी उन्होंने अप्लाई किया आप देखोगे उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का किस किस्म का है या किस किस्म का योगदान है, तो मुझे ज़्यादा कोई संतोषजनक दिखाई नहीं दे रहा कि इन्होंने कोई फील्ड में काम किया है या पार्टी के लिए काम किया है। कुछ एक है वो कम है। इसी प्रकार भाजपा में भाजपा और कांग्रेस के सारे लोग पार्टी की टिकट पर जीतना चाहते हैं। अपनी फॉलोइंग या अपना जो काम है ना, अपना जो वर्क है वो उनके पास बताने के लिए नहीं है। हाँ, मास्टर ये तो सतपाल सिंह एक अपवाद है। वो सरकार में रहे हैं, वजीर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम भी किए हैं, लोगों के बीच में भी रहे हैं जी। बस, और अपना बताने के लिए नहीं है। तो बबीता फोगाट थी सरकार में, चेयरमैन तो रही हैं, चेयरमैन सोमवीर सांगवान भी चेयरमैन रहे हैं, सरकार में भी थे। उनके पास तभी तो कह रहा हूँ अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ किया नहीं जी। उनके जोड़े में कुछ है नहीं कि वो बता सकें कि मैंने ये किया, भाई मैंने ये प्रयास की, इस किस्म का है नहीं। कांग्रेस की एक सूची देख रहा था, उसमें तो कई नेता ऐसे हैं जो दादरी से भी और बाडा से भी मांग रहे हैं टिकट। उनको लगता है शायद टिकट वैतरणी पार करवाएगी, टिकट ले आओ और जीत जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। उम्मीदवार का जो व्यक्ति तो है ना वो प्रभाव डालता है। पीछे हमने देखा था वो नरपेंद्र मेजर साहब जो थे वो जमाने जब तो होगी कांग्रेस की टिकट पे थे। तो इस किस्म की बात नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है उसका अपना व्यक्तित्व। और है ऐसा कि कुछ एक नहीं, यहाँ से भी अप्लाई कर दिया, वहाँ से भी अप्लाई कर दिया, चलता है राजनीति में ये। इस बार तो शायद सर्वे का आधार पर से कोई भी पार्टी हो तो हो सकता है सर्वे के आधार पर ही टिकट के लिए वो कर सकते हैं। दोनों पार्टियों में सर्वे के आधार पर बिल्कुल जी। देखो जो सरकार में है ना पार्टी भाजपा जी, उसके पास सर्वे के अपने तरीके हैं, उसके पास सरकारी मशीनरी होती है, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो हो सकता है कहीं एक्यूरेसी पे चली जाए और सर्वे एक मोटा अनुमान देते हैं, रिजल्ट नहीं देते। इसी प्रकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस में तो सर्वे एजेंसीज है, उनको भी मैनिपुलेट करने का दम रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नहीं कह सकते कि कोई सर्वे कोई निष्पक्ष होगा या सर्वे के आधार पे ही टिकट दी जाएगी ऐसा। तो इस बार हम ये मान लेते हैं कि चरखी दादरी में जो भी होगा, जिस भी पार्टी का जो प्रत्याशी हो, उसने जो खुद काम किया होगा, सरकार के माध्यम से काम करवाए होंगे या काम करने की इच्छा होगी, तो इस तरह का प्रत्याशी आ सकता है सामने। हाँ, प्रत्याशी तो इस तरह के होने ही चाहिए जी। जो लोगों के बीच में रहते हैं, जिनका जनता से सरोकार है, जो मुद्दों को समझते भी हैं, समझने के बाद उसका निराकरण कैसे हो, समाधान कैसे हो, ये समझ भी हो। प्रत्याशी तो हमें ऐसा चाहिए। लेकिन अब देखो ये तो भविष्य के गर्त में है, टिकट के बाद ही यहाँ कुछ आकलन हो पाएगा, उससे पहले जो चेहरा आएगा जिसको टिकट मिले उसके बाद में ही हाँ, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी दादरी की। दादरी का चुनाव कैंडिडेट पर बड़ा निर्भर करेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश तक्षक जी थे, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिसका खुद का वजूद हो और जो काम करने की इच्छा रखने वाले हों, इस तरह के कोई प्रत्याशी होंगे तो वो जरूर इस बार जीत सकते हैं। हालांकि सभी पार्टियों के जो नेता हैं अपने अपने स्तर पर टिकट लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार जो लोगों की
भावनाएं जो समझता हो, जो मुद्दे हों उनको धरातल पर लागू करने वाला ही इस तरह का कोई प्रत्याशी आएगा तो उसको शायद मिल सकती है। तो ये तो अब जनता तय करेगी। 1 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उस दौरान ही पता चल पाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कौन यहाँ से जीत सकता है। आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें। कोई भी अपने जो विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और आप लगातार देखते रहिए खबर खकाटा। नमस्कार।